गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम जीएस के इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं और जहां हम उसकी चर्चा करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्लास शुरू हुआ था इंडियन ज्योग्राफी यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन मैप से, भारत एक सामान्य परिचय से, उसकी 2 कक्षाएं हमने ली थी। और लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि भारत के कौन कौन से राज्य किस किस देशों से अपनी बॉर्डर लाइन को शेयर करता है, अपनी सीमा रेखाओं को साझा करता है। उसके बाद हमने कहा था कि उस नेक्स्ट क्लास में हम भारत के सीमा रेखाएं के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि भारत के जो सीमाएं हैं, भारत के कौन कौन से बॉर्डर लाइन किन किन देशों से जुड़े हैं और उन बॉर्डर लाइन का नाम क्या है, उन बॉर्डर का नाम क्या है। तो लास्ट क्लास में कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो छूट गए थे, जिन्हें हम आज थोड़ा कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि टोटल कितने ऐसे राज्य हैं जो किसी दूसरे देश से अपनी बॉर्डर लाइन को शेयर करते हैं। और आज हम देखेंगे कि ये कोस्टल लाइन, समुद्री सीमा, भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा से होते हुए गुजरते हैं, यानी कि जहाँ पे समुद्री सीमाएं हैं, जहाँ पे कोस्टल एरिया, जहाँ पे बीचेस हैं। तो ऐसे टोटल 9 राज्य हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो कुल ऐसे 9 राज्य हैं जिनकी जलीय सीमाएं हैं, जिनके पास कोस्टल लाइंस हैं, जो अपनी सीमा समुद्री सीमा से साझा करता है। तो इन 9 राज्यों में से अगर ये सवाल पूछ दिया जाए, ये क्वेश्चन कर दिया जाए कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी समुद्री सीमा सबसे लंबी है, भारत के ऐसे कौन से राज्य की समुद्री सीमा सबसे लंबी है, तो इन 9 राज्यों में से गुजरात ऐसा राज्य है जिसकी समुद्री सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है। तो कितनी है? तो गुजरात की जो समुद्री सीमा है 1214 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद नेक्स्ट अगर पूछ दिया जाए कि वैसा कौन सा केंद्र शासित राज्य है जिसकी समुद्री सीमा सबसे लंबी है, तो वैसे तो राज्य अगर बोला जाए तो गुजरात है और अंडमान निकोबार केंद्र शासित राज्य है, लेकिन क्या है, ये पूरी तरह आइलैंड ही है। फिर भी अगर ये कहा जाए कि कौन सी केंद्र शासित ऐसा राज्य है जो जिसकी सबसे लंबी समुद्री सीमा है, तो वो हो जाएगा अंडमान निकोबार। और इसकी समुद्री सीमा की लंबाई क्या है, इसके कोस्टल लाइन की लंबाई क्या है? 1962 किलोमीटर। अब हम आते हैं अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत अगर जिन दूसरे देशों से जुड़ा हुआ है तो वो दूसरे देशों से विभाजित होता है, और 2 देशों को विभाजित करने वाली रेखा, विभाजित करने वाली लाइन को सीमा रेखा बोलते हैं, यानी कि बॉर्डर लाइन बोलते हैं। तो भारत जिन अलग अलग देशों से जुड़ा हुआ है, तो उस देश और भारत दोनों को अलग करने के लिए जिस रेखा का निर्धारण किया गया उसे हम बॉर्डर कहते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं भारत और पाकिस्तान पे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान कभी एक हुआ करता था, कभी एक देश हुआ करता था, जहाँ पे किसी भी प्रकार की हिंदू मुस्लिम या सांप्रदायिकता की भावना नहीं थी। कोई भी किसी एक धर्म को तवज्जो नहीं देता था, कोई भी धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं करते थे। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेज़ों के आने से अंग्रेज़ों ने सबसे पहले यहाँ पे कम्युनल इश्यूज़ फैलाना शुरू कर दिए कि ये हिंदुओं के कल्चर हैं, ये मुस्लिमों के कल्चर हैं, हिंदू बहुसंख्यक है तो मुस्लिमों को डोमिनेट करेंगे। इस तरीके की इश्यूज़ क्रिएट करने शुरू कर दिए, जिस वजह से क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम में काफ़ी मनमुटाव हो गया और वो चाहने लगे, मुस्लिम अपने लिए एक दूसरे देश की मांग करने लगे। और इस वजह से 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान अलग हो गया, विभाजित हो गया, और इस प्रकार से भारत के एक अभिन्न अंग पाकिस्तान भारत से अलग होकर अपना एक नया देश बन गया। तो एक तरफ तो 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद होने की खुशी थी, लेकिन उसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा गम था 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के अलग होने की। और ठीक उसके कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया गया, क्योंकि ये 2 देश बन चुके थे, तो दोनों देशों के बीच किसी सीमा रेखा का होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो ज़मीन को लेके, क्षेत्र को लेके बहुत सारे विवाद, कंट्रोवर्सीज उत्पन्न हो जाते हैं।
तो अब क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बाउंड्री लाइन को बनाने के लिए सिरिल रेडक्लिफ को बुलाया गया। वो इस देश के बारे में कुछ नहीं जानते थे, वो यहाँ के ज़िलों के बारे में भी नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी सिरिल रेडक्लिफ को बुलाया गया और कहा गया कि आप यहाँ की सीमा का निर्धारण करें। तो उन्होंने 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा बनाई जिसे कहते हैं रेडक्लिफ लाइन। तो ये बना कब? 17 अगस्त 1947 को। भारत और पाकिस्तान के बीच एक और सीमा रेखा है, बाउंड्री लाइन है, तो वो कौन सा है? LOC। LOC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच, और ये भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। तो LOC कब बना? LOC को 1972 में, जब हमारा भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तो इस युद्ध को निपटाने के लिए, ताकि आगे और जाके किसी भी तरह के विवाद उत्पन्न ना हो, किसी भी तरह के झगड़े ना हो, कोई लड़ाइयाँ ना हो, इसी वजह से शिमला समझौता किया गया, और शिमला समझौता 1972 में किया गया। इसी के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच एक अन्य सीमा रेखा बनी, LOC। उसके बाद हाँ, रेडक्लिफ लाइन के बारे में हमने एक बात और नहीं कही कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये अलगाव तो उत्पन्न हुआ, सीमा रेखा का विभाजन हो गया, साथ ही साथ रेडक्लिफ ने ही क्या किया कि भारत को पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश से अलग किया। लेकिन एक्चुअल अगर पूछा जाए कि रेडक्लिफ लाइन किन किन देशों के बीच की सीमा का नाम है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच। उसके बाद थर्ड है मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, भारत और चीन के बीच की बाउंड्री लाइन है। इसे बनाया गया 1914 में। तो इसे सर मैकमोहन के द्वारा बनाया गया, और इसी वजह से इस बाउंड्री लाइन का नाम मैकमोहन लाइन पड़ा। तो ये कहाँ है? भारत और चीन के बीच तो है, लेकिन ये वाले क्षेत्रफल में नहीं, अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्रफल में, यानी कि ये वाला जो एरिया है, अरुणाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे मैकमोहन लाइन है जो भारत और चीन को अलग करता है। तो मैकमोहन लाइन कब बनाई गई? 1914 में सर मैकमोहन द्वारा। और ये किस क्षेत्र में है? भारत के अरुणाचल प्रदेश में है, जो चीन को अलग करता है। और इसकी लंबाई कितना है? इसकी कुल लंबाई 700 किलोमीटर है। वही रेडक्लिफ लाइन की लंबाई 3310 किलोमीटर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे चौथे नंबर पे डुरंड रेखा, डुरंड बॉर्डर लाइन। तो डुरंड रेखा जो थी वो पहले अफ़गानिस्तान और भारत के बीच की बाउंड्री लाइन थी, यानी कि ये रहा अफ़गानिस्तान, ये रहा भारत। क्योंकि भारत और पाकिस्तान तो एक ही देश थे, तो ये वाला एरिया भी भारत के अंतर्गत ही आता था। तो इसी वजह से यहाँ वाला जो लाइन है वो डुरंड लाइन कहलाता था, जो भारत और अफ़गानिस्तान को अलग करता था। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान अलग हो जाते हैं, भारत और पाकिस्तान अलग हो गए, तो ये एरिया तो अपना एक अलग देश बनाया। तो इस वजह से अब जो है डुरंड लाइन जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की बॉर्डर लाइन है। डुरंड लाइन जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच। इसे बनाया कब गया? 1893 में। तो इसका नाम डुरंड क्यों रखा गया? उस समय भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री थे मार्टिमर डुरंड। तो मार्टिमर डुरंड के नाम पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को डुरंड रेखा कहा गया। उसके बाद है 24th पैरेलल लाइन, ठीक है, 24 समानांतर रेखा। ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच की है। ये वाला भी कच्छ वाले एरिया में ही है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है 24th पैरेलल लाइन। तो पाकिस्तान तो बोलता है इस सीमा रेखा के बारे में कि इसमें एक्चुअली अगर सही मायने में देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर का निर्धारण ये सही करता है। पाकिस्तान इस लाइन को, इस सीमा रेखा को बिल्कुल सही मानता है, लेकिन भारत इसको गलत मानता है। भारत बोलता है कि ये सही हमारे सीमा रेखा का निर्धारण नहीं करती है, तो इसीलिए ये विवादित मुद्दा है। भारत इसको नहीं मानता और पाकिस्तान बोलता है नहीं, ये बाउंड्री लाइन ही, ये बॉर्डर लाइन ही हमारे देश के बीच की सही सीमा रेखा का निर्धारण करता है। उसके बाद आते हैं 8 डिग्री चैनल में। तो 8 डिग्री चैनल कहाँ है? ये लक्षद्वीप है, यहाँ मालदीव काफ़ी नीचे है। तो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच की सीमा रेखा को कहते हैं 8 डिग्री चैनल। तो लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है,
इसलिए हम बोलेंगे कि भारत और मालदीव को अलग करने वाली रेखा क्या क्या अलग करने वाला चैनल क्या है, वो 8 डिग्री चैनल है। तो ये 8 डिग्री चैनल भारत के लक्षद्वीप के मिनिकॉय से मालदीव को अलग करती है। उसके बाद LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो भारत और चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये इस वाले एरिया में LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये क्या करता है, इस वाले एरिया से भारत के इस क्षेत्र से चीन को अलग करता है। तो चीन का अक्षाई चीन यहाँ पे स्थित है, चीन का अक्षाई चीन वाला एरिया यहाँ पे स्थित है जो भारत से अलग होता है। अगर पूछा जाएगा चीन का कौन सा क्षेत्र है जो भारत से LAC के द्वारा अलग होता है, तो ये बोल सकते हैं अक्षाई चीन। उसके बाद है ज़ीरो लाइन। एक्चुअल में ज़ीरो लाइन होता क्या है, तो कोई समतल ज़मीन है, कोई प्लेन लैंड है, तो क्या करते हैं ना, उसमें किसी तरह की दीवार नहीं देते हैं, उसमें नॉर्मली तारों से घिराई करके, तारों से फेंसिंग करके हम लोग क्या करते हैं, बोल देते हैं कि ये तुम्हारा देश है और ये हमारा देश है। तो ज़ीरो लाइन उसी को बोलते हैं। कभी भी कोई भी समतल भूमि है जहाँ पे हमने क्या किया, तारों से घिराई कर दी और उसके बाद बोल दिया कि ये तुम्हारी बाउंड्री है, ये हमारी बाउंड्री है, तो जीरो लाइन इसे ही कहते हैं। लेकिन अगर किसी तरह से प्रश्न पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको कि जीरो लाइन किस किस देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो हम बोलेंगे भारत और बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के कई ऐसे क्षेत्र हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, मतलब वहाँ पे कोई दीवार नहीं है, वहाँ पे क्या किया गया है, लैंड है, भूमि है, वहाँ से क्या किया गया है, पोल गाड़ दिए गए हैं और तारों से वहाँ पे घिराई कर दी गई है। और इस ओर हमारे BSF के जवान और उस ओर उनके BSF के जवान। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, घुसपैठ की काफ़ी संभावनाएं रहती हैं और इसी वजह से कई बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में आके और यहाँ की जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद हमने ये सारी कुछ डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम आगे की कक्षाओं में क्या पढ़ेंगे, क्योंकि हमने काफ़ी सारे कुछ की डिटेल्स में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है कि भारत का क्षेत्रफल क्या है, उनकी सीमा रेखाएं किन किन देशों के साथ हैं, उन बॉर्डर्स के नाम क्या हैं, कौन कौन से राज्य दूसरे देशों से सटे हुए हैं। तो एक अप्रॉक्स जो है भारत के मैप के बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिल चुकी है। तो आगे की कक्षाओं में हम क्या करेंगे कि भारत के भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ का जो स्थल है वो कैसा है, यहाँ का आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ माउंटेन जहाँ माउंटेन है वो कैसे बना, हिमालय कैसे बना, यहाँ के मैदानी क्षेत्र कैसे बने, डेक्कन ट्रैप्स कैसे बना, तो ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए भी हमें 2 कक्षाएँ, उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। और लास्ट जो कक्षाएं थी, यानी कि मेरी जो फर्स्ट यूट्यूब वीडियो थी, उस पर आपने काफ़ी अच्छा व्यू दिया और काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। और अगर इसी तरह से आप सारे वीडियोस को सीरीज़ वाइज वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें भी इंटरेस्ट आएगा कि हम अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको प्रोवाइड करें और सीरीज़ आपको प्रोवाइड करें। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।